हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। अभी तक आपने पढ़ लिया है 12 से 35 तक की ब्रीफिंग हमने कर ली थी और आज से विस्तार में पढ़ेंगे। 12 से इन करेंगे और देखेंगे कि 12 में क्या है, 13 में क्या है और 13 से उपजे हुए सवाल कौन कौन से हैं। अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर मेरा पता है, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर पता है, आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर लीजिए। आइए जल्दी से देखें आर्टिकल 12। ये बेयर एक्ट है, आपके पास भी बेयर एक्ट होगा, अगर नहीं होगा तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। गूगल पर लिखिएगा बेयर एक्ट इन हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर आपको एक डाउनलोड ऑप्शन इंडियन गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है, वहां से आप ले सकते हैं। देखिए, मूल अधिकार भाग 3, जैसा कि मैंने कहा आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का भाग है और आर्टिकल 12 मैंने पिछली क्लास में ही आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ भाग 3 के लिए राज्य की परिभाषा बताता है। तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी राज्य की परिभाषा ही मत केवल यह ध्यान रखिएगा, बल्कि लिखिएगा भाग 3 के लिए राज्य की परिभाषा। ये आर्टिकल 12 में है, राज्य की परिभाषा। देखिए कैसे लिखा हुआ है साफ साफ। इस भाग में घेर लीजिए भाग 3, जब तक के संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार, संसद, राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। यही कह रहा है आर्टिकल 12। क्या क्या चीजें हैं देखिए। अनुच्छेद 12, पहली बात क्या है, भाग 3 के लिए यानी मूल अधिकारों के लिए, यानी मूल अधिकारों के भाग के लिए राज्य की परिभाषा में क्या क्या चीजें हैं। पहली चीज क्या है, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार। दूसरी, राज्यों की सरकारें। तीसरी, स्थानीय सरकारें। स्थानीय सरकारें मतलब क्या हुआ, लोकल गवर्नेंस जिसको कहते हैं, जिला पंचायत, ठीक है, नगर निगम, ये सब जो बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज जो हैं। और कह रहे हैं अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी, अदर अथॉरिटी। अब आप देख पा रहे होंगे कि भाई ये 3 चीजें तो बिल्कुल स्पष्ट हैं। क्या क्या है, केंद्र सरकार, राज्य की सरकारें, स्थानीय सरकारें, अन्य प्राधिकारी। और इन सरकारों के बाद, ये तो सरकार के लेवल पर हो गया, केंद्र सरकार के नीचे लिखिए संसद, राज्य की सरकार के नीचे लिखिए राज्यों के विधानमंडल, यानी कि ये विधायिका, कार्यपालिका, अन्य प्राधिकारी। अगर इसको लिस्ट की तरह देखेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। केंद्र सरकार, प्लस संसद, राज्यों की सरकारें प्लस राज्यों के विधानमंडल। 1, 2, राज्य में क्या क्या चीजें हैं देख रहे हैं हम। 3, स्थानीय सरकारें। 4, अन्य प्राधिकारी। यही 4 चीजें हैं जिनको आर्टिकल 12 कहता है कि ये राज्य की परिभाषा में आते हैं। बात स्पष्ट है। केंद्र सरकार और संसद, राज्यों की सरकारें और राज्यों के विधानमंडल, स्थानीय सरकारें,
यहां कंफ्यूजन किस में होगा? इन तीनों में तो कतई नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों आप समझ रहे हैं। चौथा तो है अन्य प्राधिकारी। भाई अन्य प्राधिकारी में क्या क्या चीजें आती हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने वर्डिक्ट्स में बताया है, तो उसकी एक लिस्ट को हम देख लेते हैं। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 12 में ये 4 चीजें परिभाषा के अधीन मैंने आपको बता दी हैं। अन्य प्राधिकारी में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। उसके पहले यह समझना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस शब्दावली का, अन्य प्राधिकारी शब्दावली का विस्तार किया है। समय समय पर इनमें बदलाव भी संभव है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने विभिन्न मामलों की सुनवाई के दौरान ऐसा करता है। क्या कसौटियां हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक कोई भी सरकारी आदेश हो या संसद द्वारा पारित किसी विधि द्वारा स्थापित निकाय, यह अदर अथॉरिटी है। यानी सरकार के आदेश से या संसद के किसी कानून के जरिए जिस भी बॉडी को बनाया जाएगा, जैसे कि LIC हो गया, RBI हो गया, ये सब अदर अथॉरिटी में हैं। यानी ये भी भाग 3 के लिए राज्य की परिभाषा में है, ये किसी व्यक्ति के मूल अधिकार को नहीं छीन सकते। दूसरा, ऐसे बॉडीज, ऐसे निकाय जो सरकार के प्रभावी वित्तीय नियंत्रण में या तो हों या फिर वित्तीय सहायता पर निर्भर हों, वैसे सारे बॉडीज जो सरकार से पैसा लेते हों या सरकार उन पर फाइनेंशियल कंट्रोल रखती हो या सहायता देती हो, वो सारे अन्य प्राधिकारी में हैं, ठीक। फिर जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिहाज से महत्वपूर्ण कार्य करने वाले बॉडीज हैं, सार्वजनिक महत्व के कार्य कर रहे हैं, वो सारे भी अन्य प्राधिकारी में। साथ ही कुछ ऐसे काम जिन्हें राज्य ने ही किसी बॉडी को स्थानांतरित किया है, राज्य के बिहाफ पर वो कोई काम कर रहे हैं, तो वैसे काम करने वाले जो बॉडीज हैं जिनको राज्य का काम स्थानांतरित किया गया हो या वो बॉडी राज्य की एजेंसी की तरह काम कर रही हो, तो फिर राज्य के बिहाफ पर काम कर रही, तो वो भी अथॉरिटी में आएगी, यानी वो भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत है। और कुछ ऐसे बॉडीज होते हैं जो राज्य द्वारा एकाधिकार प्राप्त या संरक्षित बॉडीज होते हैं, जिस पर राज्य की मोनोपोली है, वो भी अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत आता है। और ये बहुत वेग टर्म है, अस्पष्ट टर्म है। अन्य प्राधिकारी लिख देने में अन्य प्राधिकारी की सीमा क्या है, इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट करना पड़ा। तो किसी सरकारी आदेश से या संसद से पारित किसी एक्ट के जरिए जो बॉडी बनाई गई, वो हो गया अदर अथॉरिटी में। ऐसे बॉडीज जो सरकार के वित्तीय नियंत्रण में है या सरकार से पैसा ले रहे हैं, वो हो गए। पब्लिक इंपॉर्टेंस के कार्य करने वाले जो निकाय हैं, वो हो गए। राज्य की तरफ से बिहाफ पर राज्य के कार्य कर रहे हैं, वो हो गए। राज्य की मोनोपोली के अंडर आते हैं, वो हो गए। ये सब अन्य अधिकारी में, प्राधिकारी में शामिल है। चलिए आगे बढ़े, उससे मैं पहले बता दूं कि 10 फरवरी से शाम में 6 बजे संपूर्ण का पहला बैच लॉन्च हो रहा है। और संपूर्ण के पहले बैच में 3 कैटेगरीज हैं, आपको पता है, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसमें से प्लैटिनम में सब कुछ है। इनफैक्ट कई सारे नए फीचर्स भी हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप हो गया, मार्गदर्शन कार्यक्रम हो गया, सफलता कार्यक्रम है, विजेता कार्यक्रम है। इन सब को समझने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, वहाँ से PDF डाउनलोड कीजिए, चीज़ों को देखिए, फीचर्स को देखिए। और फिर फाइनली आपको एक फैकल्टी कोड यूज़ करना है, जिस फैकल्टी कोड का नाम है अमृत लाइव, AMRITLIV। और इसके ज़रिए जब आप बाय नाउ करेंगे अप्लाई करके, तो आपको ये कोर्स मिलेगा 29,999 रुपये में। इससे ठीक कुछ फीचर्स कम करेंगे तो गोल्ड में 19,999 रुपये में मिल जाएगा आपको वो कोर्स। ये कोर्स जो 10 जनवरी से शुरू हो रहा है, इसमें अगर आपको एडमिशन लेने में ऐसी कोई दिक्कत आ रही है कि आपको समझ नहीं आ रहा, तकनीकी रूप से कोई दिक्कत आ रही है, आप मुझे मेल कर सकते हैं AMRIT@study STUDYIQ सारा स्मॉल में है .com पर अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और किस बैच में आप एडमिशन लेने के लिए चाह रहे हैं, वो सब मुझे मेल कर दीजिएगा। हमारे जो टीम से आपको जो फ़ोन जाएगा, वो सारी मदद आपको करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कसौटियां बताई हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल हैं,
वो देख लेते हैं। अदर अथॉरिटी में नेशनल बैंक्स जितने हैं, एसबीआई आपके साथ कोई ऐसा काम नहीं कर सकता भाई, राष्ट्रीय बैंक है। एचडीएफसी है कि नहीं राष्ट्रीय बैंक? नहीं है। एसबीआई तो राष्ट्रीय बैंक हो गया, भारतीय खाद्य निगम हो गया, भारतीय सांख्यिकी संस्थान हो गया, आरबीआई, एलआईसी, ओएनजीसी, सेल, भेल जो पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर के जो अंडरटेकिंग्स हैं, आईसीएआर यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, सीएसआईआर यानी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद इत्यादि, ये सारे आएंगे। सरकारी जितने भी इस्टेब्लिशमेंट हैं वो सब अन्य प्राधिकारी में आएंगे। ये लिस्ट ऐसा नहीं कि इतने ही हैं, इसमें बहुत सारे कंपनीज हो गए जो सरकार से पैसा लेते हैं, सरकार के प्रभावी नियंत्रण में हैं, सरकार की मोनोपोली में हैं, सरकार की तरफ से बिहाफ पर काम करते हैं, वो सारी बॉडीज इसमें आएंगी। ये तो उदाहरण मात्र है कि ये सब आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी परिभाषा में सवाल ये है कि राज्य की परिभाषा में हमने देखा केंद्र सरकार लिखा हुआ है साफ साफ आर्टिकल 12 में, हमने देखा संसद लिखा हुआ है साफ साफ, हमने देखा राज्यों की सरकारें लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। हमने देखा राज्यों के विधानमंडल लिखा हुआ है साफ साफ, हमने देखा स्थानीय सरकारें भी लिखा हुआ है, तीनों स्तर की सरकारें आ गई, स्थानीय सरकारें। और चौथा लिखा हुआ है अन्य अथॉरिटी यानी अन्य प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी लिखा हुआ है। और हमने मतलब भी समझ लिया कि अन्य प्राधिकारी का मतलब क्या है। यहां ये सब कुछ लिखा हुआ है, न्यायपालिका कहां लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। यहां बात हो रही है कार्यपालिका की, यहां बात हो रही है विधायिका की। कार्यपालिका और विधायिका तो हैं, न्यायपालिका है कि नहीं? नहीं है। राज्य की परिभाषा में न्यायपालिका क्यों नहीं है? क्योंकि न्यायपालिका अधिकारों के सुरक्षा का काम करती है, अधिकारों को लागू करने का काम नहीं करती। न्यायपालिका ना तो कानून बनाती है और ना ही कानून लागू करती है। कानून बनाने का काम विधायिका का है, कानून लागू करने का काम, पॉलिसी लागू करने का काम कार्यपालिका का है। इंप्लीमेंटेशन और बनवाना उसको, ये सारा काम कार्यपालिका विधायिका के जिम्मे है, न्यायपालिका के जिम्मे नहीं है। और जब न्यायपालिका के जिम्मे ये नहीं है तो न्यायपालिका से असुरक्षा नहीं है इन मूल अधिकारों का। न्यायपालिका तो कस्टोडियन है, न्यायपालिका तो सुरक्षा करता है। जो गारंटी संविधान में दी गई है मूल अधिकारों की, उसकी रक्षा करने का दायित्व न्यायपालिका के पास है। इसीलिए आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, यानी आपके मूल अधिकारों का हनन होने पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों को लागू करने वाला अंग है ही नहीं। तो सवाल यह है, दो सवाल, कि न्यायपालिका के अधीन भी तो कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाएं चलती हैं, उसमें अधिकारों के हनन की संभावना है या नहीं? न्यायपालिका में सिर्फ जजेस बैठते हैं, फैसला सुनाते हैं, या उसका भी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है? बिना एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के कैसे होगा? और वो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग न्यायपालिका का पार्ट नहीं होता, जुडिशरी का पार्ट नहीं है, ठीक है। जुडिशरी में तो अदालती कार्यवाही से संबंधित लोग ही हैं। तो सवाल है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है वहां की, और वो संभालता भी कौन है? न्यायपालिका के अंदर ही संभालता है, उन्हीं के जरिए संभालता है। तो क्या इस प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने वाले जो लोग हैं, इनके अधिकारों का हनन हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। दूसरी एक चर्चा ये रहती है कि न्यायिक सक्रियता नाम की एक चीज होती है। न्यायिक सक्रियता किसको कहते हैं? जुडिशियल एक्टिविज्म किसको कहते हैं? जब न्यायालय अपने डोमेन से बाहर जाकर कार्यपालिका और विधायिका वाले कार्यों को करने लगे तो उसको कहते हैं न्यायिक सक्रियता, ठीक है। तो यहां विधायिका या कार्यपालिका का काम कैसे कर सकती है न्यायपालिका? आप सोच रहे होंगे, तो ऐसा करती है न्यायपालिका। हमने देखा तो था जज मेड लॉज। भाई न्यायिक सक्रियता का मामला अगर आप एक उदाहरण के तौर पर समझे तो विशाखा गाइडलाइंस की चर्चा मैंने की थी कि कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए हमारे देश में कोई कानून नहीं था। और जब हमारे देश में कोई कानून नहीं था तो उस समय एक महत्वपूर्ण मामला आया था, 1997 की बात है, विशाखा केस।
विशाखा केस में राजस्थान का ये मामला था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए थे और कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई एक काम करो, कानून बनाओ, लेकिन जब तक कानून नहीं है तब तक ये गाइडलाइंस जो हम दे रहे हैं यही कानून की तरह इंप्लीमेंट होगा। ये गाइडलाइंस फॉलो होने चाहिए। तो इसमें ये गाइडलाइंस बनाने का कार्य दरअसल किसका है? कानून की तरह किसी भी चीज को इंप्लीमेंट कराने का काम किसका होना चाहिए? बनाने का काम किसका होना चाहिए? विधायिका और कार्यपालिका का होना चाहिए। लेकिन यहां तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, बाद में पॉश एक्ट बना, विधायिका ने बाद में बनाया, लेकिन तब तक विशाखा गाइडलाइंस उसकी भरपाई करता रहा। इसी तरीके से ऑर्डर, भाई सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ग्रैब 4 लागू करो, BS 6 से नीचे के जितने भी गाड़ियां चल रही हैं, जितनी भी, उनको पकड़ के बंद कर दो, चालान कर दो। यह काम किसका है? सरकार का। कर कौन रहा है? अपने ऑर्डर के जरिए कार्यपालिका का काम यहां कौन कर रहा है? न्यायपालिका। तो न्यायिक सक्रियता कहते हैं जब अपने डोमेन से बाहर जाकर अदालत विधायिका और कार्यपालिका के डोमेन में इन करने लगे तो उसको कहेंगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म है। तो जब जुडिशियल एक्टिविज्म है, जब न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका वाले नेचर के काम करने लगेगी, तो उसमें तो खतरा है ना, उससे तो बचाया गया है ना विधायिका और कार्यपालिका से। राज्य की परिभाषा में वो आते हैं, केंद्र सरकार, संसद, राज्यों की सरकारें, राज्यों के विधानमंडल। और जब इसी नेचर का काम न्यायपालिका करने लगे तो क्या मूल अधिकारों के हनन की संभावना है या नहीं? बिल्कुल है। लेकिन इन सवालों के जवाब अभी मिले नहीं हैं, डिबेटेबल पॉइंट्स हैं। ठीक, चलिए आर्टिकल 13 में आ जाते हैं। आर्टिकल 13 कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, और मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था 2 तरह की विधियां। जब भी विधि की बात आए कि भाई संविधान लागू हो रहा था, जब संविधान सभा मूल अधिकार को शामिल कर रही थी, जब उस समय 2 तरह के कानून अपने आप बनेंगे। भाई संविधान के पहले के कानून जो अंग्रेजों ने बनाए, संविधान पूर्व विधियां जिसको हम बोलते हैं, और दूसरे तरह की विधि कौन है? जो संविधान लागू होने के बाद अब संसद बनाएगी, वो भी तो कानून होंगे। तो इसमें 2 तरह के कानूनों की बात की गई है 13(1) और 13(2) में। 13(1) क्या कहता है समझिए। 13(1) कहता है कि इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त, मतलब लागू, ऑलरेडी लागू, सारी विधियां, सारे कानून उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वो इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। तो हमने यही तो पढ़ा था आर्टिकल 13 में। पहली बात 13 का 1 क्या पढ़ा था हमने? संविधान पूर्व विधियों के बारे में है। आप बताइए मुझे, संविधान पूर्व विधियां जब संविधान लागू हुआ उसके बाद बनाई जाएंगी या पहले से बनी हुई है? ये तो पहले से लागू है। संविधान के बाद की विधियां जो होंगी वो बनाई जाएंगी। संविधान पूर्व विधियां तो संविधान जब लागू हुआ उसके पहले से ऑलरेडी लागू हैं देश में, जैसे IPC 1860 1860 से लागू है। तो ये बात हो रही है संविधान पूर्व विधियों की, यानी ये बनाई नहीं जाएंगी, ये ऑलरेडी लागू हैं भारत में। इन विधियों के बारे में कहा गया है कि भाई जब संविधान लागू होगा, प्रारंभ होगा, तो संविधान की पूर्व की जो विधियां हैं वो अगर मूल अधिकार से असंगत हुए, मूल अधिकार से असंगत हुए, तो उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगे, उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी जिस मात्रा तक कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होंगी। ठीक, हमने कहा कि भाई ये कानून पहले से है, पहले से कानून है तभी, और ये कानून है संपत्ति के खिलाफ, कि लेट से अज्यूम कर लीजिए कि इस कानून में कहा गया है कि 5 एकड़ से ज्यादा की संपत्ति नहीं होनी चाहिए, 5 एकड़ से ज्यादा की संपत्ति नहीं,
आप रख सकते हैं, मान लीजिए अंग्रेजों ने बनाया था कि 5 एकड़ से ज्यादा की संपत्ति होगी तो हम ले लेंगे, लेट्स से अज्यूम कर लीजिए। बट उसके बाद मूल अधिकार आ गया और मूल अधिकार में संपत्ति का अधिकार दे दिया गया, तो संपत्ति का मौलिक अधिकार हो गया सबको। अब इस पूरे संपत्ति के अधिकार के साथ मूल अधिकार कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक। अब क्योंकि ये पूरे ही से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए पूरे की पूरी ये विधि खारिज करनी पड़ेगी, ठीक। और मान लीजिए इसके उलट कोई ऐसा कानून है जिसका एक हिस्सा मूल अधिकार से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो उस मात्रा तक शून्य हो जाएगा, ये हिस्से तक शून्य हो जाएगा, जिसकी वजह से मूल अधिकार से कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। तो ये हो गया 13(1). अब 13(2) देखते हैं। 13(2) ही इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें जुडिशियल रिव्यू की पूरी डिबेट है और मूल अधिकारों की संशोधनीयता का सवाल है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसमें कॉन्सेप्चुअल है। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, इसका मतलब फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, आगे राज्य बनाएगा। संविधान के पश्चात की विधियां हैं जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती हों या न्यून करती हों, यानी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं, या तो छीन रही हैं या अल्पीकरण कर रही हैं, कम कर रही हैं। बढ़ाना हो तो बढ़ा लीजिए, लेकिन छीनने और न्यून करने वाली विधियां राज्य नहीं बनाएगा। और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य हो जाएगी, ठीक है। बात स्पष्ट है। यानी 13(2) क्या कह रहा है? 13(2) कह रहा है संविधान के पश्चात की विधियों के बारे में, और सेम बात कह रहा है इसमें, बस ये है कि राज्य नहीं बनाएगा। फ्यूचर टेंस की बात हो रही है क्योंकि ये ऑलरेडी बना नहीं है। जब संविधान लागू हुआ तो अब तो बनाएगा, संसद आगे बनाएगी। तो कह रहा है कि 13(2) कि संविधान के पश्चात की विधियां, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, राज्य विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों से असंगत हो, और अगर असंगत हुआ तो क्या हुआ? अगर उल्लंघन कर रहा हो तो क्या होगा? मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन कर रहा हो तो उस मात्रा तक शून्य हो जाएगा। यह बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। मामला कहां फंस रहा है उसको देखते हैं। मामला फंस रहा है 13(2) में। जब हम 13(2) में कह रहे हैं कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, उस विधि में 2 तरह की विधि हो सकती है। एक तो सामान्य विधि, जो संसद से, सामान्य कानून जो संसद से पास एक्ट है। अब दूसरे तरह की एक और तो विधि हो सकती है जिसको आप कहते हैं संविधान संशोधन विधि या अधिनियम। आगे पढ़ेंगे हम, आर्टिकल 368 में है इसका जिक्र। ठीक है। तो यहां हम जिस प्रश्न पर गौर कर रहे हैं वो प्रश्न है कि क्या इस विधि शब्द में, और ये भी फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे कि कैसे कैसे बात आगे बढ़ी। सवाल पहले समझिए। सवाल ये है कि क्या विधि शब्द में केवल सामान्य विधि है या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी शामिल है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन समझ आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत विस्तार से ध्यान से पढ़िएगा। सवाल हमारा ये है कि 13(2) में जो विधि शब्द, और 13(2) की बात हो रही है, यानी संविधान के बाद जो राज्य विधि बनाएगा, संसद विधि बनाएगी, उसकी बात हो रही है। उसमें क्या विधि शब्द यानी एक्ट में, कानून में सामान्य विधियां हैं या फिर संविधान संशोधन विधि भी है, संविधान संशोधन अधिनियम भी है। सवाल है कि मान लीजिए सामान्य विधि है तो क्या इंपैक्ट आएगा,
और संविधान संशोधन विधि है तो क्या इंपैक्ट आएगा, तो उसको देख लेते हैं। अगर सामान्य विधि है और संविधान संशोधन विधि नहीं है, विधि शब्द में अगर विधि शब्द का अर्थ केवल सामान्य विधि से है और संविधान संशोधन विधि से नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? देखिए 13(2) के स्टेटमेंट में फिट करके देख लीजिए कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, यही कह रहा है ना, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों से असंगत हो या उल्लंघन करता हो। अगर ये सामान्य विधि की बात हो रही है यहां, तो इसका मतलब है कि राज्य कोई ऐसी संसद से पास कोई ऐसा एक्ट नहीं होगा, राज्य के द्वारा बनाया जाएगा जो मूल अधिकारों से असंगत हो। लेकिन संविधान संशोधन अधिनियम इसमें शामिल नहीं है इस विधि में, यानी कि कोई ऐसी विधि बना सकता है, संविधान संशोधन विधि ला सकता है जो मूल अधिकारों से असंगत हो। ध्यान से सुनिए, दिमाग को चक्कर आएगा, फिर लास्ट में समझ में आ जाएगा। 13(2) का स्टेटमेंट यह है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, और अगर उल्लंघन होता है तो उस मात्रा तक विधि शून्य हो जाएगी। ठीक है, इस विधि का मतलब क्या है? सामान्य भाषा में विधि को छोड़ दीजिए, कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा, कानून बोलने से ज्यादा समझ आता है। राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों से असंगत हो, और अगर असंगत होगी तो उस मात्रा तक वो कानून शून्य हो जाएगा। यही स्टेटमेंट है 13(2) का। इस कानून में क्या सामान्य कानून की बात हो रही है जो संसद कानून पास करती है, जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट? ये एक्ट देखते हैं ना, वन संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वायु प्रदूषण अधिनियम, सेना अधिनियम, बहुत सारे कानून पास होते रहते हैं। क्या ये सिर्फ इन्हीं के बारे में है, या इसमें संविधान संशोधन अधिनियम भी शामिल है? अगर ये सिर्फ इन्हीं के बारे में है जो ऑर्डिनरी साधारण कानून पास हो रहे हैं, और इसमें संविधान संशोधन अधिनियम शामिल नहीं है, जिसका मतलब ये हुआ कि राज्य कोई ऐसे सामान्य कानून नहीं बनाएगा, लेकिन संविधान संशोधन कानून बना सकता है जिससे मूल अधिकार से सामान्य जो संविधान संशोधन अधिनियम है वो मूल अधिकारों से असंगत हो सकता है, मूल अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है। जिसका मतलब है कि मूल अधिकारों में प्रतिकूल संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, हो सकता है, यानी कम, क्या हो गया भाई? देखिए बोर्ड की दिक्कत थी कुछ। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस विधि में सामान्य विधि ही है और संविधान संशोधन विधि नहीं है, संविधान संशोधन कानून नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि सामान्य कानून तो नहीं बना सकता राज्य जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो, लेकिन संविधान संशोधन अधिनियम बना सकता है। ठीक है, और ये मूल अधिकारों को कम भी कर सकता है, छीन भी सकता है, क्योंकि यहां तो हम ये कह रहे हैं केस वन है कि इस विधि शब्द में संविधान संशोधन वाली विधि नहीं है। अगर ये कंडीशन है तो क्या होगा, और दूसरा केस देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा केस ये है कि इस विधि शब्द में, केस 2, इस विधि शब्द में
CAA, ये CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, आर्टिकल 368 वाला। विधि शब्द में अगर ये संविधान संशोधन अधिनियम भी शामिल है, इसका मतलब कि राज्य ना तो कोई सामान्य कानून बनाएगा ना ही संविधान संशोधन कानून बनाएगा जिससे मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो। इसका मतलब कि राज्य मूल अधिकारों में प्रतिकूल संशोधन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मतलब ना तो कम कर सकता है, ना छीन सकता है, ना तो सामान्य विधि के द्वारा, ना संविधान संशोधन विधि के द्वारा। बात स्पष्ट है, यही दो कंडीशन है। और यही सवाल चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास जब सवाल गया तो सुप्रीम कोर्ट से 1951 में शंकरी प्रसाद केस से लेकर 1965 में सज्जन सिंह केस तक सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या था? सुप्रीम कोर्ट के सामने और सवाल वही है कि विधि शब्द में क्या सामान्य विधि है या फिर संविधान संशोधन विधि भी शामिल है, जिसका मतलब है कि क्या संविधान संशोधन के जरिए, संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए भाग 3 के अधिकारों को कम या छीना जा सकता है, कम किया जा सकता है। इसी प्रश्न का जवाब पहुंच गया देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास। 1951 से 1965 तक सुप्रीम कोर्ट का रुख यह था कि विधि शब्द में केवल सामान्य विधि है, सामान्य विधि है, CAA नहीं है, मतलब संविधान संशोधन अधिनियम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सामान्य विधि तो ऐसा नहीं बना सकता राज्य जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, लेकिन संविधान संशोधन विधि बना सकता है। संविधान संशोधन कानून बना सकता है, यानी कि मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है, मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है, हो सकता है। यह है 1965 तक की स्थिति। भाई शुरुआत ही हुई थी, अभी अभी तो नेहरू जी की गवर्नमेंट थी, सुप्रीम कोर्ट भी गवर्नमेंट के साथ था। उस समय ऐसा तो था नहीं, देश का विकास करना था। 1967 में यही सुप्रीम कोर्ट अपना रुख पलट देता है और 1967 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला आ गया, गोलकनाथ केस। 11 जजों की बेंच बैठी। इसने कहा कि संविधान संशोधन अधिनियम भी विधि में शामिल है, जिसका मतलब क्या हुआ? संविधान संशोधन अधिनियम भी विधि में शामिल है। इसका मतलब राज्य कोई भी विधि नहीं बना सकता जिससे मूल अधिकार छीने या न्यून किए जाएं, मूल अधिकारों का उल्लंघन हो, वो भले सामान्य कानून हो, भले ही संविधान संशोधन अधिनियम हो। इसका मतलब क्या है? मूल अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता, प्रतिकूल संशोधन नहीं हो सकता। तो 1951 से 1965 तक सुप्रीम कोर्ट का रुख यह था कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, यानी संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले भी प्रोविजन किए जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विधि शब्द में सामान्य विधियां हैं, संविधान संशोधन विधि इसमें नहीं है 13(2) में। लेकिन 1967 में गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, किसी भी हाल में आप मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते, प्रतिकूल संशोधन नहीं कर सकते, छीन नहीं सकते, कम नहीं कर सकते, उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि विधि शब्द सिर्फ सामान्य विधियों के लिए नहीं है, बल्कि आप संविधान संशोधन विधियों के द्वारा भी, यानी संविधान संशोधन अधिनियम आर्टिकल 368 के जरिए भी इसमें संशोधन नहीं कर सकते जो कि प्रतिकूल हो। इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई खूब चलती थी।
सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देता था, इंदिरा गांधी न्यूट्रलाइज करने के लिए उसको संविधान में ही संशोधन करा देती थी। वही हुआ। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, आयरन लेडी कहते थे इंदिरा गांधी को। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 अधिनियम 1971 में जो मेजर चेंज किया गया वो किया गया 13 में आर्टिकल 13(4) जुड़वा दिया गया क्लॉज, और 368 में 368(3), और दोनों में कहा क्या गया, 13(4) में कहा गया कि इस आर्टिकल में कही गई कोई भी बात 368 पर लागू नहीं होती। 13(4) में कहा गया कि भाई इस आर्टिकल की, इस अनुच्छेद यानी 13 की कोई बात 368 पर लागू नहीं होती। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है कि 13 में जो विधि शब्द कहा जा रहा है उसमें संविधान संशोधन विधि शामिल नहीं है। इसका मतलब राज्य कोई ऐसी विधि बना सकता है जो संविधान संशोधन विधि हो और उसके जरिए मूल अधिकारों में अपने हिसाब से संशोधन कर सकता है, भले ही उसको छीन सकता है, कम कर सकता है, उसका उल्लंघन कर सकता है। यह गोलकनाथ फैसले को न्यूट्रलाइज करने के लिए 24वां संविधान संशोधन अधिनियम आया। यही सेम बात 368 में लिखवा दी गई, 368 के 3 में, कि भाई 368 की कोई बात 13 से और 13 की कोई बात 368 से, इन दोनों का मकसद यह था कि 368 वाली विधि 13 से इंपैक्ट नहीं होगी और 13 वाली विधि 368 से इंपैक्टेड नहीं है। 13 में जो विधि है वो सामान्य विधि है, 368 से तो कुछ भी कर सकते हैं। सरकार की ये मंशा थी। मामला चला गया फिर सुप्रीम कोर्ट। 1973 ऐतिहासिक जजमेंट, केशवानंद भारती मामला। ठीक, सचिन तेंदुलकर के जन्म के दिन 24 अप्रैल 1973 को दो ऐतिहासिक घटनाएं हुई। एक तो सचिन तेंदुलकर साहब का जन्म हुआ और दूसरा केशवानंद भारती का जजमेंट आया। और इस जजमेंट ने भारतीय राजव्यवस्था की पूरी इबारत नहीं लिखती। कैसे? इसके सामने प्रश्न यह था कि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 संवैधानिक है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं, है या नहीं। 24वां संविधान संशोधन में क्या कहा गया है? 13(4) जोड़ा गया है और 368(3). 13(4) और 368(3) के कहने का मतलब सिर्फ ये है कि 13 में जो विधि बताया गया है उसमें संविधान संशोधन विधि शामिल नहीं है। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ? संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए हम कोई भी मूल अधिकार में चेंज कर सकते हैं, छीन सकते हैं, न्यून कर सकते हैं। वो सिर्फ साधारण विधियों के बारे में बोला गया है कि साधारण विधि से राज्य ऐसा नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता, लेकिन संविधान संशोधन विधि इसमें शामिल नहीं है। यही क्रक्स था इसका। सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला गया 1973 में, और सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एकदम वैध है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वैध है। इसका मतलब है कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, कोई क्लॉज हटाया जा सकता है, कुछ कम किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वर्जन बड़ा खतरनाक होता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें क्रिकेट खेलना है, आप बल्ला लेकर खड़े हो गए कि हाँ सर पढ़ाई छोड़ते हैं, चलिए क्रिकेट खेलते हैं। मैंने कहा रुको जरा, पूरी बात नहीं कही अभी मैंने। हमें क्रिकेट खेलना है अगले साल। अब आपका मूड अटक गया कि बढ़िया मूड बन गया था। सुप्रीम कोर्ट वही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 24वां संविधान संशोधन बिल्कुल वैध है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है। क्या अप्लाई किया? कि कुछ भी संशोधन कर लीजिए, लेकिन कोई भी संशोधन
संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ नहीं होना चाहिए, खिलाफ नहीं होना चाहिए। यह सिर्फ मूल अधिकारों के बारे में है, पूरे संविधान के बारे में, सब पूरे संविधान के बारे में है। संविधान में कहीं भी संशोधन कर लीजिए, इंक्लूडिंग मूल अधिकार। आपका 24वां संविधान संशोधन बिल्कुल वैलिड है, आप कहीं भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन कोई भी संशोधन संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और इसी को कहते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के मूलभूत ढांचे का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। ठीक है, बात समझ में आई? यानी कहीं भी बदलाव कर लीजिए संविधान में, मूल अधिकार में जो भी संशोधन करना है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अब बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है भाई? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह समय समय पर हम बता देंगे। यानी कोई लिस्ट जारी नहीं की, बल्कि समय समय पर बताने की बात। कैसे बताएगा सुप्रीम कोर्ट? अलग अलग फैसलों में बताएगा। ध्यान रखिए, केशवानंद भारती मामले में 13 जजेस की बेंच बैठी हुई है, और इन 13 जजेस की बेंच ने गोलकनाथ मामले के 11 जजेस की बेंच के फैसले को पलट दिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में किसी फैसले को पलटने के लिए, या कोर्ट में किसी फैसले को पलटने के लिए लार्जर बेंच बैठकर फैसले को पलटती है। तो 13 जजेस की बेंच ने फैसला पलट दिया गोलकनाथ का, लेकिन नाक को इधर से पकड़ा और कहा कि संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ तो कोई भी संशोधन नहीं कर सकते, और संविधान के मूलभूत ढांचे में क्या है ये हम बताएंगे। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट रहा। अगर इसको समराइज करें तो 1951 से, यानी शंकरी प्रसाद से लेकर सज्जन सिंह तक, 1965 तक मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, प्रतिकूल संशोधन किया जा सकता है, हो सकता है। 67 में गोलकनाथ केस, 11 जजेस की बेंच ने कहा मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता, न कम किया जा सकता है, न छीना जा सकता है। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने जोड़ दिया 13(4), 368(3), जिसका मतलब यह निकलता है कि संशोधन किया जा सकता है। और 1973 में केशवानंद भारती में कहा गया कि किया जा सकता है, यानी 24वां संविधान संशोधन वैध है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं, के खिलाफ नहीं। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए, तो ये 13(2) के से रिलेटेड डिबेट है। ठीक है, आइए अब देखते हैं आगे क्या है। दूसरा मैंने बताया कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति कहां से आती है। ये लिखा हुआ नहीं है न्यायिक समीक्षा, लेकिन मूल अधिकारों से असंगत है, मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। ये कौन बताएगा? न्यायपालिका। शून्य कौन घोषित करेगा? न्यायपालिका। तो शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत से डिराइव हो जाता है न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की शक्ति, जिसका उपयोग भरपूर सुप्रीम कोर्ट करता है। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि न्यायिक समीक्षा भी एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी आप इसमें चेंज नहीं कर सकते किसी भी संशोधन के जरिए। तो न्यायिक समीक्षा में मैंने बताया कि न्यायपालिका की वो शक्ति जिसमें वो असंवैधानिक विधियों की समीक्षा करती है, और संविधान में जिक्र ना होने के बावजूद ये डिराइव हुआ है शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के आधार पर। और मैंने बताया कि सवाल ये उठा कि विधि शब्द का अर्थ क्या लिया जाए, साधारण विधि,
सांविधिक विधि जिसको कहते हैं, साधारण विधि या सांविधिक विधि का मतलब मैंने पहले बताया था। संसद जो भी विधि पास करती है उसको सांविधिक विधि कहते हैं, या फिर संवैधानिक संशोधन अधिनियम भी, यानी ये आर्टिकल 368 है। ठीक है, इसमें शामिल विधि शब्द के अर्थ में दोनों में से किसको माना जाए, दोनों या फिर कोई एक। अगर विधि का अर्थ साधारण विधि है तो संसद संविधान संशोधन के जरिए मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, यानी मूल अधिकारों का संशोधन प्रतिकूल तौर से हो सकता है, छीना जा सकता है, कम किया जा सकता है। अगर विधि शब्द के अर्थ में संविधान संशोधन भी है तो भाई संसद मूल अधिकारों का संविधान संशोधन नहीं कर सकती, सीधी सी बात है, जो अभी हमने डिबेट पढ़ा। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 में सुप्रीम कोर्ट का रुख मैंने आपको बता दिया कि विधि में सिर्फ साधारण विधि शामिल है। इसका मतलब संविधान संशोधन विधि से मूल अधिकार छीने या कम किए जा सकते हैं। गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 11 जजों की बेंच ने कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, और 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 आया जिससे 13, 4 और 368 को जोड़ा गया, जो मैं बता चुका हूं आपको। और फाइनली केशवानंद भारती केस में कहा गया कि 24वां संविधान संशोधन वैध है, आप बिल्कुल कर सकते हैं संशोधन, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, ये सब वही बातें लिखी हुई हैं। अब देख लीजिए कि पिछले 50 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसले जो लिए उसमें बताया कि कौन कौन से तत्व मूलभूत ढांचे में शामिल हैं। संविधान की सर्वोच्चता, शक्ति का पृथक्करण, विधि का शासन, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, यहां डिस्कस नहीं करेंगे। न्यायिक समीक्षा, पंथ निरपेक्षता, ठीक है, देश की एकता अखंडता, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, व्यक्ति की गरिमा, कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत, संसदीय शासन प्रणाली, संविधान संशोधन की शक्ति की सीमाएं, और भी बहुत कुछ है। प्राइमरली ये याद रखना है। हम कह रहे हैं संविधान संशोधन की शक्ति की सीमाएं, जिसका मतलब क्या हुआ, कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर में कोई सरकार आए, उसका दिमाग घूम जाए, वो पूरे संविधान के ही पुनर्लेखन करने लगे, संविधान का ही, संविधान के संशोधन की भी शक्ति की सीमाएं हैं। पूरा का पूरा संविधान बदलने की आपको ताकत नहीं दी गई है, आप नया संविधान लिख देंगे, ये ताकत नहीं दी गई है, लिमिटेड पावर है। इसी तरह संसदीय शासन प्रणाली, कल को अगर कोई जीत कर आता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, वो बोलता है हमें संसदीय शासन प्रणाली चाहिए नहीं, अमेरिका की तरह हमें प्रेसिडेंशियल शासन प्रणाली चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। आप कोई भी संशोधन संविधान में करके इसको नहीं हटा सकते। कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। आप तानाशाह नहीं हो सकते, आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो कल्याणकारी राज्य के भावनाओं के अगेंस्ट हो, ठीक है। व्यक्ति की गरिमा मूलभूत ढांचे में है, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो व्यक्ति की गरिमा को भंग करता हो। संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभु जान चुके हैं हम, लोकतांत्रिक गणराज्य जो हमारे प्रस्तावना में है, ये हमारे मूलभूत ढांचे में है। देश की एकता अखंडता, पंथ निरपेक्षता, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये सब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई किसी भी हाल में संशोधन करके इन सब में कोई चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए, 13 का 2 आप समझ चुके हैं, 13 का 3 देख लीजिए। 13 का 3 कह रहा है कि विधि के अंतर्गत और क्या क्या चीजें शामिल हैं, केवल संसद वाला कानून ही नहीं, सरकार का कोई ऑर्डर, सरकार भी तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देती है, वो भी कानून ही है, विधि की तरह ही। विधि शब्द में शामिल है, मतलब सरकार किसी अपने आदेश से भी मूल अधिकारों को छीन नहीं सकती। सिर्फ विधि में संविधान संशोधन अधिनियम या साधारण कानून की बात नहीं हो रही है। विधि शब्द का दायरा बड़ा है, और 13(3) में यही लिखा हुआ है कि विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला, फोर्स रखने वाला कोई भी ऑर्डिनेंस जो हमने पढ़ा था आर्टिकल 1, 2, 3,
जो कि विधि के बराबर बल रखता है। आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि या यहां तक कि रूढ़ि और प्रथा, अगर उसमें भी कानून का फोर्स है तो वो विधि शब्द के अंतर्गत वो भी है। ठीक है, उसके जरिए भी आप मूल अधिकारों को छीन नहीं सकते, न्यून नहीं कर सकते। ठीक, प्रवृत्त विधि के अंतर्गत जो लागू विधि हैं ऑलरेडी 13(1) में, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले जो भी पारित या बनाई गई विधियां थीं, जो निरसित नहीं की गई थीं, रिपील नहीं की गई हैं, चाहे कोई ऐसी विधि या उसका कोई भाग उस समय पूर्णतया या विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवर्तन में नहीं है। कहने का मतलब यह है, यहां कुछ टेक्निकल नहीं है, यह कह रहा है 13(1) में जो संविधान के पहले लागू विधियों के बारे में कह रहा है कि अगर वो विधियां निरस्त नहीं कर दी गई हैं या उसका कुछ पार्ट भी अगर निरस्त कर दिया गया है, ठीक है, तो प्रवृत्त विधि का मतलब यह है कि जो संविधान के पहले से इंप्लीमेंटेड प्रवृत्त हैं, लागू हैं, अगर वो रिपील नहीं कर दी गई, रिपील कर दी गई तो बात ही खत्म। तो बस इतना कह रहा है। और 13(4) मैंने बताया कि 24वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए लिखवा दिया गया कि इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होगी। ठीक, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई, 13 का पूरा मामला क्या है। चलिए, अब ये है आधारभूत ढांचे के समर्थन और इसके विरोध की बातें। तो ये हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, 10-15 मिनट कम से कम लगेगा, क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल अगली क्लास में मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।